ठीक है। और इसके चारों जो चैम्बर्स होते हैं उनको नाम को याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, देखो, है ना। लेकिन अगर ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए जाएँ, महीन महीन टुकड़ों में, ठीक है, छोटे छोटे कणों में, तो फिर इनको बचाना आसान हो जाएगा, है ना। और जा से ही क्या होता है साहब, जा से ही होता है जल, है ना। जा से जाइलम, जा से जल, यानी कि जो जाइलम होता है वो जल यानी कि पानी का परिवहन करता है। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 5 है जैव प्रक्रम, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर, मतलब चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन दिए होते हैं हम उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, इनमें से किससे संबंधित है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो यार, जो वृक्क होता है ना, वृक्क का मतलब क्या है, किडनी, ठीक है ना। वृक्क का मतलब किडनी, यानी कि जो आपके गुर्दे होते हैं। तो यार देखो, किडनी क्या काम करती है, आपके ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट तरल पदार्थ है, ठीक है ना, उसको छान के पेशाब बनाती हैं ताकि जो ब्लड है वो साफ रह सके, ठीक है। तो मतलब क्या कि ये एक तरह से किसका पार्ट है, उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है। क्योंकि उत्सर्जन तंत्र क्या करता है, ये वो तंत्र होता है जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को, ठीक है, बाहर निकालने का काम करता है। तो किडनी भी हमारे ब्लड को छान के पेशाब उससे अलग कर रही है, यूरिन अलग कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ये उत्सर्जन तंत्र का ही पार्ट है, ठीक है। आपने तो ये डिटेल में पढ़ा ही होगा। खैर, अगला जो क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ठीक है। जो जाइलम होता है वो इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है, ये हमें पूछा गया है। तो जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, तो याद करो, मैंने कहा था इसको याद रखने का एक ट्रिक है साहब, ठीक है। देखो ट्रिक क्या है, जा से जाइलम, जा से जल, ठीक है, जा से जाइलम, जा से जल, यानी कि जो जाइलम होता है ये जल का वहन करता है, ठीक है। और जो फ्लोएम होता है ना, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखो, जो फ्लोएम होता है, ठीक है, फा से फ्लोएम, फा से फूड यानी कि भोजन। तो जो फ्लोएम होता है वो फूड यानी कि भोजन का परिवहन करता है। हमसे पूछा गया है जाइलम के बारे में, ठीक है ना। हमसे किससे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है जाइलम के बारे में। जैसे जाइलम, जैसे जल, तो ये जल का वहन करेगा। अगर फ्लोएम के बारे में पूछा जाता तो फा से फ्लोएम, फा से फूड, तब हम वहाँ पे भोजन कहते, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, पहला ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वयं पोषी पोषण के लिए कौन सा आवश्यक है, ये आप देखते ही बता दोगे। क्यों? क्योंकि यार जब से आप पैदा हुए हो तब से इसके बारे में पढ़ रहे हो, मतलब छोटी क्लास में भी आप इसके बारे में पढ़ते हुए आए हो कि भाई इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड था, पानी भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, मतलब उपरोक्त सभी, ठीक है ना, उपरोक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तो नकली सा क्वेश्चन था, आपको आता होगा, ठीक। आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप क्लास 10th की साइंस बिल्कुल डीप लेवल पढ़ना चाहते हैं, सारे चैप्टर एनसीईआरटी के, ठीक है, साथ ही साथ व्हाट्सएप पे आप मुझसे अपने डाउट पूछना चाहते हैं साइंस के, तो आप आराम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना होगा, वहाँ पे ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। 599 में आपको एक कंप्लीट पूरा फुल साइंस का पैकेज मिल रहा होगा व्हाट्सएप पे डाउट पूछने के मौके के साथ, ठीक है। तो चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला गया है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कहाँ पे होती है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवण या केंद्रक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन तो है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन बहुत सारे बच्चे, ठीक है, कंफ्यूज रहते हैं इन 2 ऑप्शन में, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने देखो ये चीज़ पढ़ रखी है ना, ये इस प्रश्न का आंसर देते हुए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्यों रहती है दोनों जगह पे, क्योंकि उनको एग्जाम में ये चीज़ अगर उन्होंने पढ़ी है तो हल्की हल्की याद आती है, धुंधली धुंधली, और उनको नजर आता है कि कहीं पे तो कोशिका द्रव्य भी लिखा हुआ था और कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया भी था, तो वो इन ऑप्शन में कन्फ्यूज आते हैं कभी कभी। मैं आपको इसका सिंपल सा, ठीक है ना, बता देता हूँ आपको कैसे इस क्वेश्चन को समझना है। देखो, जब बात की जाएगी कि ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है, देखो ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन अणु होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा C6H12O6, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है सर ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। तो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का अणु है, ये ब्रेक हो जाता है पायरुवेट में, और ये प्रोसेस होती है कोशिका द्रव्य में, यानी ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कोशिका द्रव्य में होता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो ये पायरुवेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूटता है, ये कहाँ पे होती है, तो सर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है।
समझ में आ गया? यानी कि देख लो फिर से, पायरुवेट का विखंडन अगर पूछा जाएगा, पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर ग्लूकोज टूट के पायरुवेट बन रहा है ये आपसे पूछा जाए तो आप लिखोगे कोशिका द्रव में। दोनों चीजें याद रखना। अब हो सकता है कि पेपर में आपसे इसके बारे में ना वो पूछ के उसके बारे में पूछ लिया जाए और आप ऐसे रट के जाओ कि सर माइटोकॉन्ड्रिया ही था और वहां पे आंसर आपको कोशिका द्रव मिल जाए। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे ग्लूकोज के टूटने की बात करेंगे पायरुवेट में, तो आप याद रखना ये कोशिका द्रव में टिक लगाना है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि भाई पायरुवेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है टूट के, तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में आंसर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है सर? यहाँ पे ऑप्शन सही है बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो ये अगला प्रश्न है ना अपना, प्रश्न संख्या 5, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान समझना। इसमें पूछा गया हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो पहले समझो कहाँ होता है। ठीक है, देखो जो वसा है उसका ज्यादातर हिस्सा पचाया जाता है छोटी आंत में, लेकिन बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत ही आंशिक रूप से थोड़ा सा पाचन होता है इसके हमारे आमाशय में भी। ठीक है, तो मेनली मतलब ये कहाँ पचता है? छोटी आंत में। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा इसका कहाँ पचा लिया जाता है? हमारे आमाशय में भी। ठीक है, कैसे होता है इसका पाचन अब ये समझो। ठीक है, कैसे होता है ये समझो सर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, वसा का वास्तविक पाचन हमारा कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, जहाँ पर पित्त लवण जो होते हैं ये वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटे कणों में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पहले इमल्सिफिकेशन को डिटेल में समझ लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा इमल्सिफिकेशन क्यों हो रहा है, इसका आगे क्या यूज है। देखो, ठीक है, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन पाया जाता है, इसे बोलते हैं लिवर। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है यकृत। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? यकृत। इसके बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है इसके बारे में पढ़ा ही होगा। ये जो लिवर है ना, ठीक है ना, ये बनाता है पित्त लवण। ठीक है, और पित्ताशय में ये स्टोर रहता है पित्त लवण। यही पित्त लवण छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में जाता है तो ये क्या करता है, ये जो फैट यानी कि वसा के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको ये ब्रेक डाउन करता है ना। मतलब देखो जो वसा के बड़े बड़े टुकड़े हैं इनको पचाना कठिन है ना, लेकिन अगर ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए जाएं, महीन महीन टुकड़ों में, ठीक है, छोटे छोटे कणों में, तो फिर इनको पचाना आसान हो जाएगा। तो ये जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है, ठीक है ना, यानी कि बड़े बड़े टुकड़े हैं किसके? वसा यानी फैट के, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? पित्त लवण। पित्त लवण कहाँ से निकलता है सर? कौन बनाता है इसको? लिवर बनाता है। और लिवर जब बनाता है ना तो इसको एक थैली में स्टोर रखता है, जिसे हम बोलते हैं कि ये पित्ताशय है। ठीक है ना, आप डायग्राम देखना आपको वहाँ पे दिख जाएगा। समझ में आ गई बात? तो मतलब अभी तक क्या हुआ सर? अभी तक जो फैट के बड़े बड़े टुकड़े थे, वसा के बड़े बड़े टुकड़े थे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया है पित्त लवण के द्वारा, और इस प्रक्रिया को बोला किया जा रहा है इमल्सिफिकेशन, है ना, क्योंकि एक इमल्सन बनता है वहाँ पे। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है? आगे ये हो रहा है सर कि इमल्सिफिकेशन की मदद से या फिर इसकी वजह से जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, ठीक है ना, पैनक्रियाटिक एंजाइम एक होता है लाइपेज, ठीक है, जो अग्नाशी रस है उसमें एक लाइपेज नाम का एंजाइम होता है, यही इन वसा को पचाने का काम करता है। लेकिन इसको जब छोटे छोटे कण मिलेंगे ना तो ये अपना काम आसानी से कर पाएगा, इसीलिए इमल्सिफिकेशन हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं? इमल्सिफिकेशन की वजह से अग्नाशयी रस लाइपेज इन छोटे छोटे कणों पर आसानी से कार्य कर पाता है। और ये करता क्या है? जो लाइपेज या लिपेज भी बोलते हैं कभी कभी इसको, ठीक है, जैसा मतलब प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, ठीक है ना, आप देख लेना। लेकिन जो लाइपेज होता है ये करता क्या है सर? यह लाइपेज वसा की फैटी एसिड, वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलकर पचाता है। मतलब जो वसा है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है सर? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक। तो मतलब अभी तक हमने जो सीखा अगर उसका सार बताएं अच्छे से तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि हालांकि आमाशय में भी गैस्ट्रिक लिपेज द्वारा थोड़ी सी मात्रा में वसा का पाचन होता है, आमाशय में भी होता है, लेकिन वो बहुत सीमित मात्रा में होता है। तो निष्कर्ष अगर आपसे कोई ये डायरेक्ट पूछे कि भाई कहाँ पे होता है, तो आप इसका सिंपली निष्कर्ष एक लाइन में बोल सकते हो कि वसा का वास्तविक पाचन स्थल तो छोटी आंत ही है, लेकिन आमाशय में भी इसका थोड़ा बहुत पाचन यानी आंशिक रूप से पाचन होता है। और कैसे होता है वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। पहले इमल्सिफिकेशन होता है वसा का, फिर उसको लाइपेज के द्वारा पचा लिया जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। इसमें क्या बोला गया? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपने शायद पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, बहुत बार, और ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें इतना कुछ समझाने जाना है जैसा है नहीं, ठीक है। तो पाचन में लार की क्या भूमिका है? पहला, भोजन को ये गीला करके मुलायम बनाती है। देखो भाई जब भोजन गीला होगा, मुलायम होगा, ठीक है ना, तब जब उसको निगलेंगे हम तो उसको निगलना आसान होगा, है ना, उसे चबाना आसान होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? लार भोजन को गीला करती है जिससे उसे चबाना और निगलना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर निगलोगे नहीं तो पचाओगे कैसे।
ठीक है। और अगर स्वाद की पहचान की बात की जाए तो वो भी लार भोजन को गीला करती है और तरल के रूप में बदल देती है, मतलब गीला कर देती है, नमी आ जाती है उसमें। और जब भोजन में नमी होगी, तरल होगा, तभी हमारी जो जीभ है उसमें जो टेस्ट बर्ड्स लगे हुए हैं, जिसे हम बोलते हैं स्वाद ग्राही, यानी जिसकी वजह से हमें भोजन के स्वाद का पता लगता है, वो तभी वर्क करेंगे जब भोजन गीला होगा। समझ में आया? तीसरा क्या है जो मेन है इस क्वेश्चन के नज़रिए से, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में मेनली पूछा गया पाचन में, तो आपको याद रखना लार में, ठीक है ना, एक लार एमाइलेज, ठीक है ना, लार एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज नामक सरल शर्करा में तोड़ देता है। इसीलिए देखो आप क्या करो, आप ना सूखी रोटी लो और सूखी रोटी को चबाओ कुछ देर तक, और कुछ नहीं करना, सिर्फ सूखी रोटी लेनी है। कुछ देर तक चबाओगे ना तो कुछ देर बाद उसमें से हल्की हल्की मिठास आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रोटी है उसमें स्टार्च है, और जब आप उसको खा रहे हो, आपकी जो लार है, ठीक है ना, उसमें जो ये लार एमाइलेज, ठीक है ना, सेलिवरी एमाइलेज बोलते हैं इंग्लिश में इसको, क्योंकि लार को सालिवा बोला जाता है। तो जो सेलिवरी एमाइलेज या लार एमाइलेज है, ये इस स्टार्च को शर्करा में बदल दे रहा है, इसी वजह से आपको चीज़ मीठी लग रही है। ठीक है, तो ये, ठीक है ना, भूमिका है भोजन को पचाने में, ठीक है, लार की। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 आसान सा प्रश्न है। इसमें बोला गया स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं और उनके प्रोडक्ट क्या क्या हैं, उनके उत्पाद क्या क्या हैं। तो जाहिर सी बात है यार, स्वयंपोषी पोषण का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई सजीव अपना भोजन स्वयं बना ले। अब स्वयं बनाने का मतलब रसोई में जो खाना बनाते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, मतलब अपने शरीर के द्वारा स्वयं खाना बना ले। ठीक है, तो स्वयंपोषी पोषण में सजीव अपने भोजन को स्वयं बनाता है, आमतौर पर सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से। ये सब क्या बनाते हैं? मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं सर? प्रकाश होना चाहिए, ठीक है, हरित लवण यानी क्लोरोफिल होना चाहिए, पानी भी वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होनी चाहिए, उपयुक्त तापमान भी होना चाहिए, टेम्परेचर, और पोषक तत्व भी उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, तो जो प्रकाश होता है, ठीक है ना, प्रकाश, यहाँ से जो एनर्जी मिलती है, पौधा उस, ठीक है ना, फोटो एनर्जी को, प्रकाश की ऊर्जा को, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हरित लवण ये हरे पत्ते में पाया जाता है और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि यही है हरित लवण, जिसकी वजह से जो पौधा है वो सन की जो एनर्जी है उसको ट्रैप कर पा रहा है, पकड़ पा रहा है। ठीक है, इसीलिए सबसे मेन होता है हरित लवण का होना, यानी जिसके पास भी हरित लवण पाया जाता है वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप समझ सकते हो कि जल कहाँ से मिलता है, पानी कहाँ से मिलता है, ढिंका फलाना, ठीक है ना, तो इसमें कुछ ऐसा समझाने जैसा है नहीं। अब देखो जो 8वां क्वेश्चन इसे बोला गया है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बता दो और कुछ जीवों के नाम भी बता दो जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन का क्या मतलब है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। अवायवीय श्वसन का क्या मतलब है? जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, या फिर अगर ऑक्सीजन उपस्थित भी है तो बहुत कम मात्रा में, यानी ऑक्सीजन का अभाव हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको ये पहले आंसर समझना है तो ये वाला डायग्राम देखो, ठीक है ना। कौन सा डायग्राम की बात करूँ? जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखा था। ठीक है, यहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया है सब। ठीक है, यहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया। ये अगर आपको अच्छे समझ में आता है डायग्राम, तो फिर आप, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे। ठीक, देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या बोल रहा है कि भाई ग्लूकोज है, ठीक है ना, ग्लूकोज को कोशिका द्रव में ब्रेक डाउन कर लिया जाता है पायरूवेट में। ठीक है, अब यहाँ से फिर इसके 3 अलग अलग रास्ते हो सकते हैं एनर्जी को रिलीज करने के। ठीक है, पहला हो सकता है जब ऑक्सीजन हो ही ना, ऑक्सीजन नहीं है साहब, बिल्कुल भी नहीं है, लगभग ना के बराबर समझो। दूसरा हो सकता है जब ऑक्सीजन का अभाव हो, यानी ऑक्सीजन हो लेकिन बहुत ही कम मात्रा में हो, चाहे बहुत ही कम मात्रा में हो चाहे ऑक्सीजन का बिल्कुल ही ना होना, दोनों ही हम कैटेगरी कौन सी रखते हैं? अवायवीय श्वसन वाली। ठीक है, तीसरा क्या है कि ऑक्सीजन उचित मात्रा में मौजूद है, जितनी चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ये वायवीय श्वसन है। यानी कि ये दोनों केस अवायवीय श्वसन के अंडर आएंगे और ये वायवीय श्वसन के अंडर आएगा। पहली बात क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान से देखना, कोशिका द्रव में टूट के पायरूवेट बन गया ग्लूकोज। अब अगर ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है ना, ऑक्सीजन अगर है ही नहीं बिल्कुल, तब यहाँ से, ठीक है ना, जैसे ईस्ट जैसे जीवों में होता है, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, कौन क्या क्या चीज़ें बनेंगी? इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊर्जा बनेगी, लेकिन ये ऊर्जा बहुत कम मात्रा में होगी। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अभी ये जो पूरी प्रोसेस हुई है, ये कोशिका द्रव में ये ग्लूकोज टूटा था और ये बाकी माइटोकॉन्ड्रिया का कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे अभी इतना नहीं आया।
तो यानी कि जो अवायवीय श्वसन होता है वो मेनली कोशिका द्रव में होता है, ठीक है, एक अंतर ये भी है, ठीक है। अच्छा, अगर ऑक्सीजन की कमी भी रहेगी, जैसे आप बहुत देर तक जब भागते हो या एथलीट्स वगैरह जब बहुत रनिंग करते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, उनकी बॉडी में उतनी एनर्जी अगर रिलीज नहीं हो पा रही है तो उनकी जो मांसपेशियाँ हैं, खास करके जो पैरों की मांसपेशियाँ हैं, ठीक है ना, जांघ वाला हिस्सा जो है वो अवायवीय श्वसन करने लगता है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है ना। अब ऑक्सीजन उतनी मिल नहीं रही है, ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ पे उतनी ऑक्सीजन नहीं होती मांसपेशियों के पास, तो वो ऑक्सीजन के अभाव में वहाँ पे एनर्जी रिलीज करती हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे भाई कि ये भी एक तरह का श्वसन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन के अभाव में जब होगा तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, वहाँ पे ऊर्जा बनती है, ऊर्जा बनती है, लेकिन ये भी कम रहती है, इससे ज़्यादा होती है लेकिन इससे तो कम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैक्टिक एसिड बन रहा है ना, इसी वजह से उनको पाँव में दर्द होता है, क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये भी अवायवीय श्वसन के अंदर ही आएगा। अभी भी देख लो आप, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है बिना ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के अभाव में। अगला क्या है कि अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है ना तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का जो ब्रेकडाउन होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलती है, यहाँ पे ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इसमें ऊर्जा सबसे कम, इसमें उससे ज़्यादा और इसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस अगर आप देखोगे ना वायवीय श्वसन का, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व हो जा रही है, और कहीं ना कहीं ये प्रोसेस यहीं से आया है, तो मतलब कहीं ना कहीं इस पूरी प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व है, कोशिका द्रव भी इन्वॉल्व है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वायवीय श्वसन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव दोनों को मिला के होता है, जबकि जो अवायवीय श्वसन है ये कोशिका द्रव में होता है। अब अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है ना सर, ठीक है, तो अब जो मैंने लिखा है इसको आप अच्छे से समझ पाओगे कि मैंने क्या क्या लिखा है, क्यों क्यों लिखा है, मतलब क्यों लिखा है। तो यहाँ पर देखो, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अधिक ऊर्जा उत्पादन करता है ना, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और कम ऊर्जा का उत्पादन होता है। आप चाहो ना इस एक पॉइंट से 2 पॉइंट बना सकते हो, है ना, ऐसे ज़्यादा पॉइंट बना के लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक काम करना ना, इसको ए भी लिख देना, ए बी, है ना, नहीं तो कंफ्यूज जाएगा टीचर, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ठीक है ना, वो सही चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर ठीक है ना, ए में हमने क्या लिखा है वायवीय श्वसन का आंसर, बी में हमने क्या लिखा है अवायवीय श्वसन, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप इस पॉइंट से 2 पॉइंट बनाना, ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स नजर आएंगे। जैसे 2 पॉइंट के बनाओगे, पहला इसको अच्छे से लिखना, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा आप बना देना, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसे यहाँ पे पहला पॉइंट बनाओगे, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, दूसरा बना देना, और यहाँ पे कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, चाहे तो ऐसे लिख देना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखोगे, वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, ठीक है। जब उसे आप 2 पॉइंट बना दोगे, तीसरा बना देना, इसको चौथा कर देना, इतना कर लेना, ठीक है। तो वायवीय श्वसन कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। कैसे होता है अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है, जबकि अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव में होता है। ये भी बात समझ में आ गई। अगला क्या है, अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा होते हैं, जबकि यहाँ पे अंतिम उत्पाद एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड जो खमीर यानी ईस्ट में हो रहा था, और लैक्टिक एसिड जो मांसपेशियों में हो रहा था, वो दोनों ही उसी कैटेगरी में आएंगे, कौन से, अवायवीय, है ना। तो यहाँ पे अंतिम उत्पाद एथेनॉल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर अगर मांसपेशियों में ये हो रहा है ऑक्सीजन के अभाव में, वो भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है, अंदर आएगा, तो ये लैक्टिक एसिड यहाँ पे बनता है और एनर्जी बनती है। समझ में आ गई, क्लियर हो गई चीज़। अब आगे क्या बोल रहा है, कुछ जीवों के नाम बता दो जिसमें ये श्वसन होता है, तो आप क्या रखना, अवायवीय श्वसन करने वाले कुछ जीवों के उदाहरण है, जैसे खमीर यानी कि ईस्ट, कुछ जीवाणु जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम, और मानव की मांसपेशियां, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, दौड़ रहे होते हो, तो यहाँ पर भी लैक्टिक एसिड वगैरह जो बनता है वो समझा चुका मैं, ठीक है, तो आप लिख लेना। आप देखो जो प्रश्न संख्या 9 है, ठीक है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, इसको जरा ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं। अब ये क्वेश्चन काफ़ी शुद्ध हिंदी में पूछ लिया गया, बहुत ज़्यादा खतरनाक वर्ड यूज़ कर दिए गए, तो हो सकता है आप वहाँ तक पहुँच ना पा रहे हो कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई गैसों का ज़्यादा से ज़्यादा विनिमय यानी आदान प्रदान हो सके, ठीक है ना, इसके लिए जो कूपिकाएं हैं उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाया है, या फिर किस तरह से अरेंज है, वो किस तरह से उन्होंने अपने आप को, ठीक है ना, व्यवस्थित किया है, या अपने अंदर क्या क्या चेंज किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गैस का आदान प्रदान हो सके। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो सबसे पहली बात कूपिकाएं क्या हैं वो आपने, ठीक है ना, डायग्राम में देख ही लिया होगा, ठीक है, नहीं देखा तो यहाँ पे देख लेना, मैं लगा दूंगा, नहीं तो आपकी बुक में है, वहाँ से भी देख लेना कि भाई देखो जो हमारी सांस वाली नली है, ठीक है ना, हम सांस लेते हैं और ये अंदर जाकर फेफड़ों में डिवाइड होते होते बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर, एक गुब्बारे जैसी छोटी छोटी संरचनाओं में विभाजित हो जाती है। जो ये गुब्बारे जैसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे आपको डायग्राम में, इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कोशिकाएं, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने सांस ली, ठीक है, आप जब सांस लेते हो तो आपके फेफड़े फूल जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो
ठीक है ना, गैस जाके, ठीक है ना, जो अंत में आपको क्या मिल रहा है, कोशिकाएं मिल रही है, उनके अंदर फिल हो जाती है। जैसे वो भरेगी ये चीज़ फूल जाएगी। ठीक है, अब होगा क्या, अब यहाँ पे, ठीक है, हमारे दिल ने, हृदय ने ब्लड को पंप किया। कौन से ब्लड को? फेफड़ों के पास भेजेगा वो जो गंदा खून होगा। गंदा खून कहने का मतलब है इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, ठीक है ना, वो इन कोशिकाओं के टच में होता है ना, मतलब कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन भरा हुआ है और ब्लड वेसल्स यानी बाहर मान लो ब्लड है, थोड़ी देख लिया समझो। ठीक है, जो आपने सांस ली वो कोशिकाओं के अंदर भर गई, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। और जो खून है, क्योंकि ये गंदा खून दिल ने फेफड़ों के पास भेजा है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, अब खून के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। खून के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अब क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ना, यहाँ पे ब्लड है बाहर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेगा और ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने के बाद, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा यहाँ पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके इन कोशिकाओं में आ गई और आपने जब सांस बाहर छोड़ी तो वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, और जो आपने सांस अंदर ली थी उसमें जो ऑक्सीजन थी वो ब्लड में घुल गई। उसमें से ज़्यादातर मात्रा ऑक्सीजन की ब्लड में घुल गई। फिर ये ब्लड वापस से हार्ट के पास जाएगा, हार्ट पंप कर देगा, बॉडी के पास जाएगा, बॉडी को वो ऑक्सीजन देता हुआ ब्लड आएगा वापस से हार्ट में, हार्ट पंप करेगा फेफड़ों में, फेफड़े से फिर से वहाँ पे यही प्रक्रिया होगी कि भाई जो ब्लड है, ठीक है, वो कोशिकाओं के चारों ओर आ जाएगा, और कोशिकाएं जो हमने सांस ली, ठीक है ना, वो वाली सांस यानी ऑक्सीजन कोशिकाएं इस ब्लड को दे देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगी, मतलब ये प्रक्रिया चलती रहती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अब इन्होंने अपने आप को कैसे अरेंज कर रखा है सर? अब क्योंकि देखो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस चाहिए, जितने ज़्यादा सरफेस पे ब्लड टच होगा, ब्लड जाके मिलेगा, वहाँ से वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्व कर पाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं के अंदर भेज पाएगा। सतह से, जहाँ पे सतह पे टच करेगा, सोखेगा, भाई ब्लड को क्या करना है ना, बाहर मान लो ब्लड है, बाहर समझो ब्लड आया जो फेफड़ों के पास, ये कोशिका है कोई, इसके बाहर ब्लड आया, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा सतह रहेगी ना इसकी, जितना ज़्यादा सरफेस रहेगा, ठीक है, और अंदर जो खून आया, मतलब हमने सांस लिया, उसमें ज़्यादातर ऑक्सीजन है। अब ये इसी सतह से तो ऑब्जर्व की जाएगी, या ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड है साहब, कार्बन डाइऑक्साइड इसको अंदर भेजनी है और यहाँ से ऑक्सीजन ऑब्जर्व करनी है कोशिका से। तो जितनी ज़्यादा सतह होगी तभी तो कर पाएगा। तो मतलब कोशिकाओं ने क्या कर रखा है, ये बहुत ज़्यादा संख्या में इन्होंने ये बनी होती है, छोटे छोटे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। तो क्योंकि ये छोटी छोटी गोल इकाइयाँ हैं, लाखों की संख्या में होती हैं, तो इसकी वजह से जब ये लाखों में होंगी तो भैया यहाँ पर लाखों में होंगी तो सतह बढ़ जाएगी, जिसकी मदद से, ठीक है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर रिलीज करना आसान रहेगा। ठीक है, तो मतलब पहले तो उन्होंने किस तरह से अभिकल्पित किया है खुद को कि बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों में लाखों की संख्या में पाई जाती हैं, जिसकी मदद से सतह का क्षेत्रफल लगभग 70 से 80 मीटर स्क्वायर हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। और सतह क्षेत्र अगर ये बढ़ाएंगी, ठीक है, सतह क्षेत्र बढ़ने का क्या मतलब है, सतह क्षेत्र बढ़ेगा तो अधिक से अधिक गैसें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय हो सकेगा। विनिमय मतलब आदान प्रदान, ठीक है, और आसानी से, ठीक है ना, हमारा जो ब्लड है, ठीक है ना, वो साफ हो सकेगा। पहली बात समझ में आ गई। अच्छा, इनकी दीवारें पतली होती हैं, सोचो अगर मोटी दीवारें होंगी तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करना, ठीक है, फिर बाहर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का इसके अंदर आना बहुत मुश्किल होगा। अब क्योंकि इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं, तो जो विसरण वाली प्रक्रिया है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन जो हो रहा है, ये आसान हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि खून आसानी से एब्जॉर्व कर सकता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर इनकी दीवारें पतली होंगी। समझ में आ गया? तो भैया जो इनकी एल्वियोली है, इसकी जगह आप कोशिका भी लिख सकते हो, है ना, इसकी जगह आप कोशिका भी लिख सकते हो, ये इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड कोशिका, एल्वियोली है, और हिंदी में लिख लेना कोशिका। कोशिका की दीवार केवल एक कोश की है, लगभग एक कोश की है ना, थिक होती है, इससे गैसों का डिफ्यूजन, ठीक है ना, तेज हो जाता है, ठीक है ना। तीसरी बात क्या भाई, मैंने अभी कहा ना, जो कोशिका होती हैं वो ब्लड के टच में होती हैं, ब्लड वेसल्स के टच में होती हैं। अगर ऐसा होगा तभी तो आसानी से ब्लड को ऑक्सीजन दे पाएंगी और कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएंगी। तो इन्होंने अपने आप को इस तरह से, ठीक है, स्ट्रक्चराइज किया हुआ है कि भाई ब्लड इनके पास आता है, ठीक है, रक्त वाहिकाओं से निकट इनका संबंध होता है, और जिससे फिर से वही चीज़ यार, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान आसान हो जाता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात इतनी? अब आगे चलते हैं। अब अगला क्या है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो भैया हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होगा, मेनली देखो हीमोग्लोबिन, अभी जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर ध्यान दो, ये जो पिछला क्वेश्चन है इससे रिलेट कर सकते हैं हम। अभी हमने जो चीज़ें देखी कि भाई ब्लड जो है ना ऑक्सीजन को एब्जॉर्व क्यों कर ले रहा है, क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन का लगाव रहता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर सकता है, ट्रैप कर सकता है, पकड़ सकता है। अब सोचो अगर किसी के पास हीमोग्लोबिन ही कम हो जाए तो ये ऑक्सीजन ले ही नहीं पाएगा उतनी आसानी से या उतने अच्छे तरीके से। जब ये ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा सर, तो ऑक्सीजन आपके पूरी बॉडी को मिलेगी नहीं,
तो ऐसा लगेगा थकान थकान है, सांस फूल रही है, कमजोरी है, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होने लग जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि भाई हीमोग्लोबिन के परिणाम क्या हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है, इसे अल्प रक्तता बोलते हैं, यानी सबसे सामान्य परिणाम है इसका। इसमें कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा ना कोशिकाओं से। ठीक है, थकान और कमजोरी रहेगी, क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा श्वसन हो रहा था ना, वायवीय श्वसन, सारे क्वेश्चन रिलेटेड है, पूरा चैप्टर ही रिलेटेड है भैया। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया तो उसका दूसरे में उपयोग कर सकते हो। जैसे अभी हमने वायवीय श्वसन देखा था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा ज़्यादा निकल रही है। अब सोचो यार, जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा, ऑक्सीजन ब्लड में जा ही नहीं पा रही उतनी, तो फिर जब वायवीय श्वसन हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ही उतनी नहीं है, तो एनर्जी भी कम निकलेगी। एनर्जी जब कम निकलेगी सर, तो थकान और कमजोरी होगी। ठीक है, अगला क्या है, सांस लेने में कठिनाई। तो जाहिर सी बात है जिसको भी ये रोग हो जाएगा, ठीक है, मतलब एनीमिया या फिर कह सकते हो हीमोग्लोबिन की कमी, फिर क्या होगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रही उसके ब्लड में, तो उसे ऐसा लगेगा जैसे उसकी सांस फूल रही हो, सांस लेने में कठिनाई हो रही हो। ठीक है ना, वो हवा को अंदर लेगा लेकिन फिर ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी ज़्यादातर हिस्सा, क्योंकि उसका ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। ठीक है, दिल पर दबाव पड़ेगा, इससे सिर दर्द और चक्कर आना होगा वगैरह वगैरह। क्यों होगा ऐसा, दिल पे दबाव क्यों पड़ेगा? अगर आपको ये समझना है ना, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार चलो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है तो दिल पे क्या फर्क पड़ गया। अरे यार देखो, दिल पे दबाव क्यों पड़ेगा, क्योंकि जब आपका ब्लड कम ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करेगा तो जो आपका हार्ट है ना, वो क्या करेगा, पंपिंग रेट बढ़ा देगा, ज़्यादा जल्दी जल्दी पंप करेगा। ज़्यादा जल्दी पंप करेगा मतलब जो ये फेफड़ों में ब्लड आया, एब्जॉर्ब किया, चक्कर लगा, वो ज़्यादा जल्दी जल्दी हो सके। ज़्यादा जल्दी होगा तो कम कम अब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन अगर स्पीड बढ़ गई है ना, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। समझ रहे हो ना, मेरे कहने का मतलब है, सोचो आपको यहाँ से कुछ चॉकलेट उठानी है सर, और अगर आप एक बार में 4 चॉकलेट उठा पा रहे हो और आपको दूसरे डब्बे में रखनी थी सर, आप एक बार में 4 चॉकलेट उठा पा रहे हो, आप धीरे धीरे भी काम करो, आप आए 4 उठाई रख दी, फिर उठाई रख दी, आने जाने में भी टाइम लग रहा है ना, लेकिन आप क्योंकि 4 एक साथ उठा पा रहे हो तो आप धीरे धीरे भी आ रहे हो, यानी हार्ट जो है वो धीरे धीरे भी पंप कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा ब्लड के द्वारा उठाई जा रही है, वैसे समझो। लेकिन सोचो क्या हो कि आपकी उठाने की कैपेसिटी ही 1 चॉकलेट हो एक बार में, और आपको नंबर ऑफ चॉकलेट लगभग 4 के बराबर ही रखनी हो उतनी ही देर में, तो आप क्या करोगे, भाग के आओगे, जल्दी से एक उठाओगे रखोगे, फिर एक उठाओगे रखोगे, फिर एक उठाओगे रखोगे, स्पीड बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ वहाँ पर भी होगी भाई। जो हार्ट है ना, वो तेज़ी से पंपिंग करेगा सर, तेज़ी से पंपिंग करेगा ताकि जल्दी जल्दी आप, मतलब जो ब्लड है वो फेफड़ों के पास है, वहाँ से ऑक्सीजन उठा के ले जाए, सबको दे। लेकिन इससे होगा क्या, इससे हार्ट पे दबाव पड़ जाएगा सर, ठीक है ना, और उसके लिए खतरा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। और जाहिर सी बात है जब ये सब होगा तो चक्कर वगैरह आएंगे यार, कमी होगी। तो अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लगेगा आपको समझने में, बट आराम से समझ आएगा, ध्यान देना बस। देखो यहाँ पे बोल रहा है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, क्यों आवश्यक है। तो क्यों जरूरी है इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है, दोहरा परिसंचरण का क्या मतलब है। दोहरे परिसंचरण का मतलब होता है कि जो हार्ट है हमारा मनुष्य का, ठीक है ना, जो दिल है, इसमें खून 2 बार आता है, शरीर में 1 बार भेजे जाने से पहले। मतलब कि जब पूरा कंप्लीट चक्कर लगता है बॉडी में ब्लड का, तो उस चक्कर में ब्लड 2 बार एंटर करता है हार्ट में और 1 बार जाता है बॉडी के बाकी हिस्से में। इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। अब दोहरा परिसंचरण कैसे हो रहा है, हार्ट में 2 बार कैसे आ रहा है, बॉडी में 1 बार कैसे आ रहा है, इसको समझने के लिए पहले आपको हार्ट के जो चारों चैम्बर हैं इनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है। और इसके चारों जो चैम्बर्स होते हैं उनको नाम को याद करने का सिंपल सा ट्रिक है। देखो इतना तो सबको याद होता है कि एक आलिंद होता है, एक निलय होता है। चारों हिस्सों में से 2 ही नाम है, आलिंद और निलय, दायां बायां करके 4 बन गए, ठीक है। तो लेकिन बच्चों को ये नहीं याद हो पाता कि आलिंद कौन सा था, निलय कौन सा था। तो इसके लिए आप याद रखना है एक ट्रिक साहब, ठीक है, कि जो हृदय के नीचे वाले हिस्से हैं, नीचे वाले मतलब यहाँ पे बीच में समझो एक लाइन होती है अगर, या लाइन सेगमेंट होता, अपने दिमाग में ऐसा बनाना नहीं है, अपने दिमाग में समझो। तो इसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो ना से निलय ना से नीचे, देखो ना से निलय और ना से नीचे, यानी कि इस लाइन के नीचे वाले जो टुकड़े हैं हार्ट के, 2 कमरे हैं, 2 चैम्बर्स हैं, इनको बुलाता है निलय, और ऊपर वाला जो बच गया वो आलिंद होगा, ठीक है। तो ना से नीचे ना से निलय, इतना याद हो गया, इतना याद हो गया, ठीक है। अब जरा समझो होता क्या है साहब, ठीक है। जो बाईं साइड है, मतलब अगर मैं आपकी तरफ मुंह करे खड़ा हूँ, क्योंकि जो किताब है उसका मुंह आपके सामने है, तो किताब में जो हार्ट बना गया है वो ऐसे इंसान का बना गया है, समझ लो, जो आपके सामने खड़ा हो। तो इसमें मेरा ये दाहिना हाथ है, तो जो दाईं तरफ होगा वो दायां हो जाएगा, यानी कि देखो नीचे वाला निलय, ऊपर वाला आलिंद, दायां दायां, तो दायां आलिंद ये है, दायां निलय ये है, नीचे वाला निलय, ऊपर वाला आलिंद, तो यहाँ पे बायां हाथ आएगा, यानी बायां निलय बायां आलिंद। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखो होता क्या है,
हमारी बॉडी से खून, ठीक है ना, यहाँ समझो, हमारी बॉडी से जो खून है, ठीक है ना, जिसमें, ठीक है, हमारी बॉडी से जो खून है ये हार्ट के इस हिस्से में आके इकट्ठा होता है। ये हिस्सा क्या काम करता है? खून को इकट्ठा करने का काम करता है। ये क्योंकि ये बॉडी से होता हुआ आया है, मतलब ऑक्सीजन सारी इसने बॉडी के अलग अलग अंगों को दे दी है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले ली है। यानी कि यहाँ पे कार्बन, इस खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले, ठीक है। अब ये हिस्सा यानी कि दायां आलिंद खून को इकट्ठा करेगा और खून को इकट्ठा करके यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है, मैंने यहाँ लाइनें बना दी, आपको दिख नहीं होगा, वो कमरा छोटा सा चैम्बर का खुल जाएगा दरवाजे की तरह वॉल्व, और खून यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा। यानी खून अब आगे इकट्ठा कहाँ हो गया? दाया निलय में। दाया निलय इसको तेजी से पंप करेगा, ये वाला ऊपर वाला वॉल्व उसी वक्त ऐसे बंद हो जाएगा प्रेशर से, ठीक है, और ये खून यहाँ से निकलता हुआ फेफड़ों तक चला जाएगा। समझ में आया? अब अभी मत कहना कि हमारे शरीर के सारे अंग नीचे होते हैं, फेफड़े ही ऐसे एक ही होता है, नहीं नहीं नहीं, ये डायग्राम बस समझाने के लिए बनाया गया है कि इसको मानो बाकी सारे अंग हमारी बॉडी के, इसको मानो फेफड़े, बस समझने के लिए, ठीक है, एकदम रियल एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ठीक है। यूँ मान के चलो ये बॉडी के सारे अंग हैं और ये हमारे फेफड़े, ऐसे थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से ब्लड गया फेफड़ों के पास, फेफड़ों के पास जब ब्लड गया तो वहाँ पे कोशिकाओं में भर गया होगा, कोशिकाओं के बाहर भर गया होगा, है ना, और जिस सांस ली जब, ठीक है, और जब ये फेफड़ों के पास गया मतलब कोशिकाओं के चारों ओर ये ब्लड फैल गया है। अभी हमने कोशिकाएं पढ़ी थी ना, जब उस इंसान ने, जिसका ये हार्ट है, ठीक है, सांस ली होगी तो उसकी कोशिकाओं में, ठीक है, हवा भर गई होगी, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, और बाहर ये जो ब्लड है ये भर गया है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। अगर आपने वो आंसर अच्छे से देखा तो ये समझ में आ जाएगा। अब क्या होगा, वहाँ पे गैस का आदान प्रदान हुआ होगा, कैसे हुआ होगा हमने समझा था। गैस का आदान प्रदान होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड से बाहर निकल गई होगी ज़्यादातर, और ऑक्सीजन इसमें फिल हो गई होगी, मतलब अब ये खून साफ है। तो यानी कि अब ये वाला जो ब्लड है, ठीक है ना, अब ये वाला जो ब्लड है आप, ठीक है, इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑलमोस्ट बहुत कम हो गई है ना, बहुत ही कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर इसमें ऑक्सीजन वाली मात्रा है। अब ये वाला ब्लड हमारी बॉडी में नहीं जाएगा, ये वाला ब्लड फिर से हमारे हार्ट में ही आएगा। हार्ट में क्यों आएगा? क्योंकि भाई इसको पंप किया जाना है ना, तभी तो इतनी एनर्जी आएगी इसके पास कि ये तेज़ी से जा सके, है ना। तो इसलिए वापस से हमारे दिल में ही आएगा, कहाँ पे? बायां आलिंद में, बाएं आलिंद में, ठीक है। और जब बायां आलिंद इसको इकट्ठा करके फिर नीचे डाल देगा, यानी कि बायां नीले में, बायां नीले वापस से पंप करेगा ये ब्लड, और जब ये वापस से पंप होगा, ठीक है, जब ये वापस से पंप होगा तब ये हमारी बॉडी में जाएगा, तब ये कहाँ जाएगा? हमारी बॉडी में जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे कि एक बार हमारे दिल में ब्लड आया था सर, दिल में ब्लड आया, फिर यहाँ से दूसरी बार, ठीक है, यही ब्लड हमारे दिल में आया, बॉडी में नहीं गया। बॉडी में जब 2 बार हार्ट में आ गया तब बॉडी में फर्स्ट टाइम गया है सर, और फिर ये वही प्रक्रिया चलती रहेगी, ये बॉडी को ऑक्सीजन देता हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड लेता हुआ बॉडी के सारे अंगों को आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने के बाद यहाँ भेज दिया जाएगा, ये पंप करेगा, फेफड़ों के पास जाएगा, फेफड़ों से खून साफ होगा, फिर वापस से दिल में आएगा। यानी कि दिल में 2 बार आ रहा है, बॉडी में 1 बार जा रहा है सर। ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तो समझ में आ गया कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है, ठीक है। तो दोहरा परिसंचरण क्या होता है? दोहरे परिसंचरण का मतलब है कि मनुष्य में रक्त एक चक्र में 2 बार हृदय से होकर गुजरता है ना, एक चक्र में 2 बार होकर गुजरता है। जब एक कंप्लीट चक्र होगा तो हार्ट में कितनी बार गया? इस पूरे को एक चक्कर मानो, हार्ट में कितनी बार गया? 2 बार गया, बाकी अंगों में 1 बार। समझ में आ गया, ठीक है। अब आप बात करते हैं मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ऑक्सीजन की मात्रा जहाँ पे कम है, जहाँ पे ज़्यादा, यानी साफ खून गंदा खून ऐसे बोल सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, उसको अलग अलग चैम्बर में रखा जा रहा है, और वो अलग अलग चैम्बर में रखने की वजह से ऑक्सीजन वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग है, तो बाकी एफिशिएंटली ये काम हो सकता है, ताकि हमारी बॉडी को कौन सा ब्लड भेजाना है किस अंग को, वो ज़्यादा अच्छे से हम मेंटेन कर पाएँ। तो पहली बात, ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन विहीन रक्त अलग अलग रखा जा सके, इसीलिए, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर दोहरा परिसंचरण आवश्यक है, क्योंकि इससे अधिकतम ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है, ठीक है ना। पहली बात समझ में आ गई। रक्त का उच्च दबाव बनाए रखना और शरीर के अंगों तक रक्त को तेजी से पहुँचाता है। अगर ऐसा सिस्टम होगा तो सब कुछ अगर मिक्स होता, ऑक्सीजन वाला बिना ऑक्सीजन वाला, तो उतनी एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज ही नहीं हो पाती, उतनी ऑक्सीजन एफिशिएंटली पहुँचाई ही नहीं जा सकती थी, ठीक है। और अधिक प्रभावी ऑक्सीजन और पोषक तत्व वितरण, ठीक है ना, इसकी मदद से हो पाता है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखो, ये भी काफी बार पूछा गया है। इसे पूछा गया जाइलम तथा फ्लोएम के पदार्थों के वहन में क्या अंतर है।
है ना। क्या अंतर है भैया, देखो जाइलम मुख्य रूप से पानी और खनिज लवणों का परिवहन करता है जो जड़ों से पत्तियों तक जाता है, और फ्लोएम मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन है उसका परिवहन करता है। इसको याद रखने का ट्रिक फिर से बता देता हूँ, ठीक है। आपको याद रखना है जाइलम जा से होता है, जा से जाइलम, है ना, और जा से ही क्या होता है साहब, जा से ही होता है जल, है ना। जा से जाइलम, जा से जल, यानी कि जो जाइलम होता है वो जल यानी कि पानी का परिवहन करता है, ठीक है। और इसी तरह से फा से फ्लोएम, फा से फ्लोएम और फा से फूड, फा से फ्लोएम और फा से फूड, फूड यानी भोजन, ठीक है, फूल नहीं फूड, फूड, है ना, फूड यानी कि भोजन। तो फ्लोएम, ठीक है, फा से फ्लोएम, फा से फूड यानी फ्लोएम फूड यानी भोजन का परिवहन करता है, ठीक है। तो ये पहला अंतर समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा अंतर क्या है साहब, यह परिवहन एक दिशात्मक होता है यानी जड़ों से पत्तियों की ओर जो जाइलम में होता है, और फ्लोएम में बहुदिशात्मक होता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो सर, है ना। मेरी ड्राइंग देखो कुछ अच्छी खासी है नहीं, बट थोड़ी देख ले समझ लो, ठीक है। ये मान लो एक पेड़ बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जड़ें जमीन में होंगी और जमीन से ही तो पानी लेंगी ना सर, ये जमीन से ही तो ये पानी लेंगी, यानी यहाँ पे पानी होगा, H2O होगा। तो देखो पानी का क्या है साहब, पानी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, भाई जड़ें अब्जॉर्व करेंगी और बाकी अंगों को पानी भेजेंगी। तो यानी कि अभी जो पानी भेजने का काम कौन कर रहा है, जाइलम। यानी जाइलम का जो परिवहन है वो एक दिशात्मक होता है, नीचे से ऊपर की ओर, एक डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। जबकि फ्लोएम क्या होगा, फ्लोएम यानी फूड। अब फूड कौन बना रहा है, जहां भी हरा क्लोरोफिल है, मतलब जहां भी क्लोरोफिल है, ठीक है, पत्तियां या फिर पौधे के वो हिस्से जहाँ पे हरियाली है वहाँ पे फूड बन रहा है। मतलब जो फूड है यानी कि खाना है वो यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, पौधे का कुछ तने में वो हरा हिस्सा है तो वहाँ पर भी बन सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी बन सकता है। और इस फूड की ज़रूरत तो सबको है, जड़ों को भी ज़रूरत है तो ये खाना नीचे भेजा जा सकता है, इधर वाले किसी डाली को ज़रूरत है या फिर ब्रांच को ज़रूरत है वो यहाँ भी भेज सकता है, इधर वाला खाना यहाँ भेज सकता है। तो मतलब जो फूड भेज रहा है फ्लोएम वो मैनी डायरेक्शनल होता है ना, अलग अलग दिशाओं में भेजा रहा है। तो यह परिवहन बहुदिशात्मक होता है, यानी पत्तियों से पौधे के अन्य सभी भागों की ओर। समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13, इसमें बोला गया है फुफ्फुस में कोशिकाओं अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13, इसमें बोला गया फुफ्फुस में कोशिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। हमारे फेफड़ों में जो कोशिकाएं हैं और जो हमारी किडनी है उसमें क्या होती है, उसमें होता है वृक्काणु यानी नेफ्रॉन, ठीक है। तो इनकी रचना की तुलना करनी है और इनकी क्रियाविधि की भी तुलना करनी है। तो पहले बात कर लेते हैं रचना की, यानी कि इनका स्ट्रक्चर जो है उसका कंपेयर करते हैं। तो अभी हमने कोशिकाओं के बारे में देखा था। कोशिकाएं जो होती हैं बहुत छोटी छोटी थैली जैसी संरचनाएं होती हैं, गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो गुच्छों के रूप में होती हैं, और इनकी दीवारें बहुत कम पतली होती हैं, लगभग एक कोशिकीय, ठीक है। और इनके चारों ओर ठीक है रक्त वाहिकाएं होती हैं, यानी रक्त से अटैच होती हैं, जिनकी वजह से ये गैसेस का आदान प्रदान करती हैं, मतलब ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। यानी कि ये भी क्या करती हैं, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में होती हैं, यानी कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। और जो नेफ्रॉन होते हैं ना सर, नेफ्रॉन क्या है, जो हमारी किडनी है, ठीक है, जो हमारी जैसे आपका घर छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है, तो मतलब जो ईंटें हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक है आपके घर के, ठीक है। ऐसी जो हमारी किडनी है उसका बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, नेफ्रॉन्स है, यानी कि जिसको यहाँ पे क्या बोला गया है, वृक्काणु, वृक्क के अणु, किडनी के अणु, इसका नाम ही देख लो समझ में आ जाएगा, वृक्काणु, यानी वृक्क इनसे मिलके बना, हमारी किडनी इनसे मिलके बनी है। जो नेफ्रॉन होता है ये वृक्क की मूल इकाई है। इसमें बोमन कैप्सूल होता है जिसमें रक्त को छानने वाला ग्लोमेरुलस होता है, और ये रक्त को छान के यूरिन यानी पेशाब है ना, यूरिन उसको अलग करता है, ठीक है। क्लियर हो गई। तो ये क्या था, ये थी इनकी रचना, स्ट्रक्चर कैसा है। क्रियाविधि की अगर हम बात करें तो भाई कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है ना, ब्लड को ऑक्सीजन दिया जाता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाती है, ठीक है। और नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन में रक्त का छानना होता है, जहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ मेनली जो तरल पदार्थ है, ठीक है ना, उसमें घुला हुआ वो सब बाहर निकल जाते हैं और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं समझ रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।